गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 1 अक्टूबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। तो आज 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में बनाया जाता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आज 1 अक्टूबर है। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। तो इससे पिछले वाला जो सितंबर का महीने था उसकी मैंने पूरे महीने की टॉप 70 प्रश्नों की वीडियो एक बना दी है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। उसमें मैंने सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही शामिल किया है जो कि पेपरों के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने हमारी डेली करंट अफेयर सितंबर की मिस की हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसी में आपको पूरे महीने के जो मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारी इस वीडियो को रिवीजन नहीं करना चाहते हैं, आपको वीडियो देखना नहीं पसंद है, तो आप मात्र 15 रुपये दे के हमारी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे सितंबर महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चनों की PDF मिल जाएगी। आप उन्हें वहाँ से भी दोहरा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 6 महीने की हमारी PDF दोहराना चाहते हैं तो वो मात्र 40 रुपये मिल जाएगी और 1 साल की मात्र 60 रुपये मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको PDF डाउनलोड करनी नहीं आती है तो आप हमें WhatsApp पे मैसेज कर दीजिए 702778 हम आपको WhatsApp के द्वारा ही PDF सेंड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। यहाँ पर पहला प्रश्न है, हरियाणा में उपचुनाव बड़ौदा सीट पर कब होने निश्चित हुए हैं? तो ये निश्चित हुए हैं 3 नवंबर को। विधायक श्री कृष्ण हुड्डा का इसी साल अप्रैल में निधन हो गया था, इस वजह से सीट खाली हुई थी। तो श्री कृष्ण हुड्डा या फोटो में देख सकते हैं, इनका निधन हुआ था। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे व आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। 12 अप्रैल 2020 को बड़ौदा सीट के विधायक रहे श्री कृष्ण हुड्डा का निधन हो गया था। वे 74 वर्ष के थे, तो उनकी सीट खाली हुई थी। श्री कृष्ण हुड्डा 6 बार के विधायक रहे थे। 2019 के चुनाव में पहलवान योगेश्वर दत्त को हराकर 6ठी बार विधानसभा ये पहुंचे थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां से पहलवान योगेश्वर दत्त को चुनाव में उतारा था। श्री कृष्ण हुड्डा ने योगेश्वर को महज 4840 वोट से हराया था। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने धान खरीद की प्रति एकड़ निर्धारित 25 क्विंटल की सीमा को बढ़ाकर कितने क्विंटल कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 30 क्विंटल। हरियाणा सरकार ने धान खरीद में 25 क्विंटल की कैप को हटा दिया है। CM ने सख्त आदेश दिए हैं कि धान खरीद होते ही उठाने का जो काम है वो शुरू कर दिया जाए। हरियाणा सरकार ने धान खरीद की प्रति एकड़ निर्धारित 25 क्विंटल की सीमा को बढ़ाकर 30 क्विंटल कर दिया है। साथ में यदि कोई किसान मंडी में 10% अतिरिक्त धान लेकर आता है तो उसे भी खरीदा जाएगा, यानी कि 30 क्विंटल से भी अधिक 33 क्विंटल प्रति एकड़ तक किसान की धान है वो खरीदी जाएगी। सीमांत किसानों के बारे में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण 5 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा में सरकार बिजली महंगी करने जा रही है, इसके तहत कितने प्रतिशत टैक्स बढ़ेगा? तो ये बढ़ेगा 1% का टैक्स। बिजली बिल पर लगने वाला नगर निगम टैक्स 1% बढ़ाया जाएगा। निगमों की खस्ता हालत देखकर विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में बिल पर लगने वाला नगर निगम टैक्स 2% यानी कि 2% के बजाय 3% करने की सिफारिश की गई है। हाल ही में हरियाणा के पूर्व विधायक का पंचकुला में 70 वर्ष की आयु में कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। तो वो विधायक कौन थे? तो वो विधायक थे मामू राम गोंदर। इनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, यही है मामू राम गोंदर। दिवंगत मामू राम गोंदर अक्टूबर 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के प्रत्याशी मीना मंडल को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। पिछले विधानसभा चुनाव में CM मनोहर लाल के नेतृत्व में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। हाल ही में किसने स्पष्ट किया है कि अगर घर से भागे प्रेमी जोड़े में एक नाबालिग हो तो भी नहीं छीनेगा सुरक्षा का अधिकार? ये फैसला दिया गया है। तो ये फैसला दिया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने हिसार के एक प्रेमी जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि घर से भागे प्रेमी जोड़े में एक नाबालिग हो तो भी सुरक्षा का अधिकार नहीं छीनता है।
यहाँ तक कि भले ही वह सहमति संबंध में रहते हों, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हों, तो भी यह अधिकार कायम रहता है। इसके बाद है हरियाणा का कौन सा जिला फिल्मों की शूटिंग के लिए मुंबई का विकल्प होगा। इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिल सकेंगी। तो इसका आंसर है करनाल होगा। करनाल को फिल्म शूटिंग के लिए मुंबई के विकल्प के रूप में विकसित किया जा सकता है। पहले भी यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी हैं। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर यहाँ शूटिंग और इससे जुड़ी गतिविधियाँ शुरू होने के आसार हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ के बीचों बीच स्थित करनाल में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के प्रयास तेज हो गए हैं। करनाल में प्रसिद्ध कर्ण लेक सहित अन्य स्थलों पर शूटिंग संबंधी सुविधाएं व संसाधन मुहैया कराने की पुरानी मांग चल रही है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हो भी चुकी है, जिसे देखते हुए अब लॉकडाउन के लंबे दौर के बाद एक बार फिर यहाँ शूटिंग और इससे जुड़ी गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं। अपने सुंदर दृश्यों और फिल्मांकन की दृष्टि से इसे प्रदेश के अच्छे पर्यटन स्थलों में भी गिना जाता है। जिले में सीतामाई मंदिर, कर्ण पार्क, कैंटोनमेंट चर्च व मीरा घाटी सहित अन्य प्रमुख पौराणिक ऐतिहासिक स्थलों पर भी शूटिंग हो सकती है। यहाँ अच्छे होटल हैं, एयरपोर्ट के साथ रेलवे स्टेशन है और सड़क भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर बनी हुई है। प्रदेश सरकार ने हिंदी, हरियाणवी व अन्य फिल्मों व सीरियल्स की शूटिंग को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसके तहत फिल्म व सीरियल निर्माताओं को शूटिंग के लिए जनसंपर्क विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकृति लेनी जरूरी होगी। इसके बाद है हाल ही में रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में बड़ी कामयाबी मिली है और अब दूसरे फेज का पार्ट 2 शुरू होगा। इस वैक्सीन का ट्रायल कितने वॉलंटियर्स पर हो रहा है? तो ये हो रहा है 50 वॉलंटियर्स पर। हरियाणा के रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। इस वैक्सीन का ट्रायल 50 वॉलंटियर्स पर हो रहा है। इस वैक्सीन के ट्रायल के दूसरे फेज के पहले पार्ट में बड़ी कामयाबी मिली है। अब दूसरे पार्ट में वैक्सीन की डोज दी जाएगी। दूसरे फेज में कुल 50 वॉलंटियर्स को यह डोज दी गई थी। अब इन्हें 1 माह की अवधि पूरा करने के बाद दूसरी डोज दी जाएगी, जबकि पहले फेज के 81 और दूसरे फेज के 50 वॉलंटियर्स समेत कुल 131 वॉलंटियर्स का स्वास्थ्य भी पूरी तरह से ठीक है। इस वैक्सीन का पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ट्रायल भी चल रहा है। DCGI के निर्देश पर डॉक्टर सविता वर्मा को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और डॉक्टर ध्रुव चौधरी व डॉक्टर रमेश वर्मा को सहायक इन्वेस्टिगेटर नियुक्त किया गया है। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए हैदराबाद की दवा कंपनी भारत बायोटेक और ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के संयुक्त निर्देशक में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। जुलाई में ICMR के देश भर में 12 मेडिकल संस्थानों ओडिशा, विशाखापट्टनम, रोहतक, नई दिल्ली, पटना, बेलगांव जो कर्नाटक में है, नागपुर, गोरखपुर, कट्टुनकुथालपुर जो तमिलनाडु में है, हैदराबाद, आर्यनगर, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है और गोवा के मेडिकल संस्थान को ट्रायल की अनुमति दी गई थी। इसके बाद है हरियाणा का नया मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विजय वर्धन को। हरियाणा में बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा आज सेवानिवृत्त हो गई हैं। उनकी जगह विजय वर्धन को हरियाणा का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। विजय वर्धन अब तक गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। विजय वर्धन 1985 बैच के IAS अफसर हैं। विजय वर्धन की सेवानिवृत्ति 30 नवंबर 2021 में होगी। इस प्रकार वह 14 माह तक मुख्य सचिव के पद पर रह सकते हैं। 5 माह पूर्व 30 अप्रैल को विजय वर्धन को उस समय गृह सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था, जब वह पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। 1985 बैच के IAS विजय वर्धन सुलझे हुए अधिकारी हैं और उनकी सरकार तथा प्रशासनिक अमले में खासी लोकप्रियता भी है। वर्धन मुख्य सचिव के पद पर करीब 1.25 साल तक रहने वाले हैं। अगले साल उनकी रिटायरमेंट है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा में मानसून विदाई की ओर अग्रसर हुआ है। इस बार हरियाणा में कितने प्रतिशत कम बारिश नापी गई है? क्योंकि इस बार हरियाणा के अंदर जो बारिश है वो काफ़ी कम हुई है। तो ये हुई है 14% कम बारिश। यहाँ पर आप
इस मैप के द्वारा भी देख सकते हैं। ये भी मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा। पहले हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं। मानसून के 97 दिन में 14% कम बारिश हुई है। अब की बार सामान्य की श्रेणी से कम बारिश से यमुना में हथनीकुंड बैराज पर अधिकतम पानी 56,000 क्यूसेक तक गिरा है। ये अब तक का सबसे कम स्तर है। मानसून की मंगलवार से विदाई शुरू हो गई है। 2 दिन में यह पूरे प्रदेश में वापसी कर जाएगा। पिछली बार ये हफ्ते भर पहले लौट गया। पिछले साल यह 23 जून से 7 अक्टूबर तक रहा था। इस बार 24 जून को दस्तक दी है। वह 97 दिन यह डटा रहा है, लेकिन बारिश की जड़ी नहीं लगी। यमुना नदी में हथनीकुंड बैराज का पानी अधिकतम 56,000 क्यूसेक तक ही पहुंचा है। यह मानसून में अब तक का सबसे कम है। 2019 में यह पानी 8,28,000 क्यूसेक पहुंचा था, जो कि रिकॉर्ड है। 1 जून से शुरू हुए मानसून सीजन में 29 सितंबर तक 438.2 mm के मुकाबले 376.1 mm पानी बरसा, यानी कि 14% कम पानी बरसा। तो अब यहाँ पर हमें मैप के द्वारा समझ लेते हैं कि किस ज़िले में कितनी ज़्यादा या फिर कम बारिश हुई है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 जिलों में सामान्य से ज़्यादा जो बरसात हुई है वो है सिरसा, कैथल और करनाल। सिरसा में +43% ज़्यादा बारिश हुई है, कैथल में 36% और करनाल में 29%। और ये 9 ज़िले हैं। इन 9 ज़िलों के अंदर सामान्य बारिश हुई है, जो कि दादरी, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, मेवात, सोनीपत, यमुनानगर और हिसार है। और जो 8 ज़िले हैं, इन 8 ज़िलों के अंदर सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है, जिसमें पहले नंबर पर है यहाँ पर रोहतक है, जिसमें काफ़ी कम बारिश हुई है, -57% कम बारिश हुई है। इसके अलावा भिवानी, महेंद्रगढ़, अंबाला, जींद, रेवाड़ी, पलवल और पानीपत भी आते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी कम बारिश हुई है। और सबसे कम बारिश किस ज़िले के अंदर हुई है? अगर हम सबसे कम की बात करें तो यह पंचकुला है, जिसके अंदर सबसे कम बारिश हुई है। यहाँ पर -65% कम बारिश हुई है। तो ये रेड नंबर पे है। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, पंचकुला रेड नंबर पे है, क्योंकि इसके अंदर ज़िले के अंदर सबसे कम बारिश हुई है। -60 से -99% तक कम बारिश इसमें यहाँ पर दर्ज की गई है। इसके अलावा जो ये पीले डब्बे हैं, देखिए कैथल, करनाल और सिरसा के अंदर हैं, तो यहाँ सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है, इस वजह से ये पीले डब्बे बनाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये कुछ आसमानी कलर का डब्बा है, यहाँ पर सामान्य बारिश हुई है। तो ये आसमानी कलर के जो भी आपको दिख रहे हैं, ये वाले फतेहाबाद, हिसार, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, गुड़गांव, नेहू, यहाँ पर सामान्य बारिश हुई है। और सामान्य से कम बारिश जहाँ पर हुई है वो बिल्कुल ब्लू कलर के अंदर है, -20 से 59% कम बारिश हुई है, जैसे भिवानी, रोहतक, जींद, पानीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। तो इस प्रकार से हुई है। तो इस मैप से आप अच्छी तरह से इन्हें समझ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हरियाणा की पहली महिला डीसी कौन बनेंगी जो कि आज चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हो रही हैं? तो ये बनेंगी केशनी आनंद अरोड़ा। मैं आपको फोटो में भी दिखा देता हूँ, ये है केशनी आनंद अरोड़ा। प्रदेश की पहली महिला डीसी बनने वाली केशनी आनंद अरोड़ा बुधवार को चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर होंगी। पिछले साल 30 जून को DS डेसी के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला था। उनकी 2 बड़ी बहनें मीनाक्षी आनंद चौधरी व उर्वशी गुलाटी भी मुख्य सचिव पद से ही रिटायर हुई थी। तीनों बहनों ने पॉलिटेक्निकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट की हुई है। राइट टू सर्विस कमीशन की चीफ कमिश्नर भी बन सकती हैं केशनी आनंद अरोड़ा। इनके पिता डॉक्टर JC आनंद पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निकल साइंस के टीचर भी रहे थे। तो केशनी आनंद अरोड़ा की जो सर्विस की शुरुआत है वो कैसे हुई थी, उनके ऊपर भी हम नज़र डाल लेते हैं। 1983 बैच की IS केशनी आनंद अरोड़ा की पहली पोस्टिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट के कंट्रोलर के पद पर हुई थी। सन 1990 में वे यमुनानगर की DC बनी। वह हरियाणा में पहली महिला IS थी जिसे किसी जिले में DC लगाया गया था। इसके अलावा वे हरियाणा की 5वीं महिला IS हैं जो CS के पद तक पहुंची हैं। केशनी अरोड़ा ने कहा है कि वे अपने कार्यकाल से बेहद ही ज़्यादा संतुष्ट हैं। इसके बाद है, केशनी आनंद अरोड़ा ने हरियाणा के प्रशासनिक सुधार के लिए IT पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। रेवेन्यू 33% बढ़ाया है। इसमें 2005 से 2019 तक एक इंटरनेशनल, 7 नेशनल और 2 स्टेट अवार्ड भी इनके अंदर शामिल हैं, यानी कि इन्हें मिले हैं। इसके बाद है, हरियाणा के नए गृह सचिव कौन बनाए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनाए गए हैं राजीव
अरोड़ा। राजीव अरोड़ा हरियाणा के नए गृह सचिव बनाए गए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा प्रदेश के नए गृह सचिव होंगे। अभी तक विजय वर्धन के पास गृह सचिव का अतिरिक्त कार्यभार था, लेकिन राजीव अरोड़ा को स्वतंत्र रूप से गृह सचिव का दायित्व सौंपा गया है। 1987 बैच के आईएएस राजीव अरोड़ा हरियाणा भवन नई दिल्ली के मुख्य आवास आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा कोविड-19 के नोडल ऑफिसर भी बने रहेंगे। हरियाणा के वन एवं वन्य प्राणी विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आईएएस आलोक को। हरियाणा के वन एवं वन्य प्राणी विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव 1986 बैच के आईएएस आलोक निगम को पीडब्ल्यूडी का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनके पास वन एवं वन्य प्राणी तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के एसीएस का कार्यभार भी रहेगा। इसके बाद है सिंचाई, जन स्वास्थ्य और कौशल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है देवेंद्र सिंह को। सिंचाई, जन स्वास्थ्य और कौशल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह को उनके मौजूदा विभागों के साथ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी सौंपा गया है। इसके बाद है चरखी दादरी का जिला उपायुक्त किन्हें बनाया गया है? तो चरखी दादरी का जिला उपायुक्त बनाया गया है धर्मवीर सिंह को। तो इसे भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। यमुनानगर के नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह को बदलकर चरखी दादरी का जिला उपायुक्त बनाया गया है। चरखी दादरी के मौजूदा डीसी शिव प्रकाश बुधवार को रिटायर हो गए हैं। तो यहीं पर दोस्तों हमारी आज की हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो खत्म होती है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले के राहुल धमीजा ने एक अनोखी अल्फ़ाबेट बुक तैयार की है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ये तैयार की है सिरसा जिले के राहुल धमीजा ने। सिरसा जिला के उपनगर डबवाली के रहने वाले राहुल धमीजा ने ऐसी अनोखी अंग्रेजी वर्णमाला बनाई है जो भारत की ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब बिक रही है। राजधानी दिल्ली में शरणार्थी बच्चों के लिए चलाई जा रही एक पाठशाला में एक शख्स ने इस पुस्तक की 100 कॉपी उपलब्ध करवाई हैं ताकि प्रत्येक बच्चा खेल खेल में अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों को आत्मसात कर सके। इसका भारत में मूल्य 199 रुपये है, तो विदेशों में यह कई गुना अधिक मूल्य पर बिक रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 30 सितंबर, 21 मार्च, 27 अक्टूबर या फिर 29 अगस्त। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।